एक परिवार अपने 2 दिन के बच्चे को लेकर जगह जगह हॉस्पिटलों में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? क्योंकि उनका जो बच्चा कल ही पैदा हुआ है, उस बच्चे के पेट पर टांके के निशान होते हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। दूसरी बात, जब वो एक बड़े हॉस्पिटल में उस बच्चे को लेकर जाते हैं और वहां पर जब उस बच्चे का चेकअप होता है पूरी बॉडी का, तो वहां पर उस बच्चे के पेट से एक किडनी गायब थी। दोस्तों, डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, माँ बाप को फटकार लगाते हैं कि कल ही बच्चा हुआ और तुमने इस बच्चे की किडनी कहाँ गायब कर दी। आखिरकार कोई ऐसा सामान तो नहीं था, 1-2 रुपए जो हाथ से गुम हो गए। एक बच्चे का, एक कहते हैं ना कि अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे कैसे गायब हो गए। अब आप कहोगे कि दीदी आप बिना सर पैर वाली बातें करती हो, क्योंकि कई बार मुझसे लोग कह देते हैं या कमेंट करते हैं कि आप अपनी कहानी बताते तो हो लेकिन कुछ बातों पर यकीन करने को मन नहीं करता। दोस्तों, ये कहानी मैं स्टीवेंसन की कहानियों में से लेकर आई हूँ, जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पुनर्जन्म पर सर्च की थी। अब बात बनती है कि पेट पर टांकों के भी निशान थे और एक किडनी भी गायब थी। क्या सच में ही किसी ने 1 दिन के बच्चे की किडनी निकाल ली थी, या ये मामला ही कुछ और था? ये मामला बड़ा ही रोचक होता है, बड़ा ही दिलचस्प होता है। और आज तक के जितने भी केस मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, आज तक मैं आप लोगों के लिए ऐसा केस कभी भी लेकर नहीं आई हूं जैसा केस मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आती हूं। दोस्तों, ये केस मुझे भी हैरान और परेशान कर देता है और आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। आपको लगेगा कि परम ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, हम उसके अंश हैं, क्या नहीं हैं, आप एक कितने कीमती हो और आप कैसे रास्ते पर चल रहे हो। इस कहानी को सुनकर आपको हर चीज पर यकीन होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मुंबई की तरफ लेकर चलती हूँ। मुंबई से आपको मैं फिर लखनऊ लेकर आऊंगी और लखनऊ के 2 गांवों का सफर कराऊंगी। अब आपको मैं पहले गांव का सफर कराती हूँ। पहला गांव जो होता है रामगढ़ा गांव, लखनऊ का रामगढ़ा गांव। दोस्तों, इसमें करीबन आज से 30 साल पहले एक लड़के का जन्म होता है। अब आप आज से 30 साल पहले जाइए, एक घर में नहीं, ये घर थोड़ा सा अमीर था। पैसे होते हैं, गांव में होते हैं, तो ये दाई से बच्चा पैदा नहीं कराते हैं, एक हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दिलवाते हैं। सबकी सोच अलग थी। पहले भी लोग पढ़े लिखे थे, आज भी लोग कुछ अनपढ़ हैं तो कुछ पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर रामगढ़ा जो गांव होता है, यहाँ पर जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ पूरे परिवार में हड़कंप मच जाती है। सरकारी अस्पताल था जो शहर के अंदर होता है, गांव में भी नहीं होता है। और जब ये बच्चा पैदा होता है और जब बच्चे को डॉक्टर माँ बाप के सामने लेकर आते हैं, तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, यानी दादा दादी के सामने। दरअसल जो ये बच्चा था, इसके पेट पर मानो किसी ने टांके भर दिए हों, मतलब पेट को सी दिया हो। दूसरी बात, बच्चा बहुत रोता है। बच्चे की तबीयत देखने में ठीक नहीं लग रही थी। अब ये घर वाले हॉस्पिटल वालों से लड़ाई करते हैं कि भाई तुमने, क्योंकि पहले इतनी जानकारी तो थी नहीं मेडिकल के बारे में। अब ये घर वाले लड़ाई करते हैं, दादा दादी चाचा ताऊ, कि भाई तुमने हमारे बच्चे के पेट में कट लगाया है। डॉक्टर कहते हो क्या तुम पागल हो, तुम्हें ये पेट दिखाई नहीं दे रहा, ये केवल एक निशान भर है, कहीं तुम्हें इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई धागा है या कोई ऐसी चीज हमने सी रखी है। डॉक्टर कहते हैं कि तभी तो हम गाँव के लोगों से राजी नहीं रहते, गाँव के लोग बिना सर पहलवारी बातें करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़के का जो मामा होता है वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है। मामा जब होता है तो वो कहता है कि मैं देखूं, वो डॉक्टर कह देते हैं कि आप इस लड़के को कहीं पर भी ले जाइए, क्योंकि इस लड़के को कुछ न कुछ परेशानी है। ये लड़का ठीक से नॉर्मल बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। मामा उस बच्चे को गोद में उठाता है। यहाँ पर वो लखनऊ से बहुत जगह जगह घूमता है, लेकिन कहीं भी कोई इस चीज का समाधान नहीं बताता है। दोस्तों, 30 साल पहली बातें हैं, उस समय हमारा मेडिकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतनी सारी चीजें नहीं होती हैं। अब ये व्यक्ति यहाँ पर मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई पहुंचने के बाद ये जो मामा होता है, इस बच्चे को एक हॉस्पिटल में एडमिट करता है। एडमिट करने के बाद वहां पर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि भाई इसको 3 या 4 दिन हुए हैं पैदा हुए, और इस बच्चे के पेट पर कैसा निशान है। अब यहाँ पर डॉक्टर उस बच्चे की बॉडी का चेकअप करते हैं।
दोस्तों, जब उस बच्चे की बॉडी का चेकअप किया जाता है तो उस बच्चे की बॉडी में एक किडनी ही नहीं मिलती है, यानी वो एक किडनी के साथ पैदा हुआ था। अब डॉक्टर हैरान और परेशान, डॉक्टर एकदम सदमे से में आ जाते हैं कि जिंदगी में पहला ऐसा केस है। हालांकि अब तो ऐसे केस भी आ जाते हैं कि माँ के गर्भ में बच्ची है और उस बच्ची के भी गर्भ में बच्चा होता है। दोस्तों, एक मेडिकल प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी किसी दिन बैठकर बातें करेंगे। अब उस बच्चे की किडनी नहीं होती है, पेट पर निशान होते हैं, मामा के हजारों सवाल होते हैं। बहुत जाने माने डॉक्टर इस बात को सोचते हैं, सोच विचार कर माँ बाप के सामने एक इच्छा रखते हैं। कहते हैं कि बहुत ही रेयर केसों में, मतलब बहुत ज्यादा केसों में ऐसा केस देखने को मिलता है जहां पर बच्चे का कोई अंग नहीं रहता। भगवान से शुक्र मनाओ कि तुम्हारे बच्चे की किडनी नहीं है। अगर इसी जगह तुम्हारे बच्चे का दिल में कोई कमी होती या फेफड़ों में कोई कमी होती तो तुम्हारा बच्चा जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन एक किडनी के साथ तुम्हारा बच्चा जीवित रह सकता है। अब वो एक संतुष्टि करते हैं, और लेकिन गांव के लोग थे, कहाँ मानने वाले थे। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो वो कहते हैं कि ये तो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जब माँ गर्भ धारण करती है तो कुछ जो कीटाणु होते हैं वो उनमें थोड़ा सा बदलाव होता है या भ्रमित हो जाते हैं। जैसे ट्विंस पैदा होते हैं, XY और ये सब कुछ मिलकर, आपको एक वैसी भाषा में समझाऊं, उसी तरह डॉक्टर इस परिवार को समझाते हैं। वहां पर कुछ दिन इसका इलाज चलता है और इसके बाद इसको रामगढ़ गांव में वापस लाया जाता है। अब घर वाले यही समझते हैं कि माँ के पेट में एक अंग का विकसित नहीं हुआ। इस बच्चे को बड़ा करते हैं। दोस्तों, इस बच्चे का नाम धीरू रखा जाता है, क्योंकि इन्हें देह पे नाम निकलता है। पंडित को बुलाया जाता है। धीरू धीरे धीरे पैदा हो रहा था, बड़ा हो रहा था। बड़ा होने के साथ साथ धीरू को बहुत ही साफ सफाई में रखा जाता है, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था। हालांकि जो चीज पेट से ही कम है उस पर ज्यादा असर वैसी ऐसी चीजों का नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा शरीर उसी हिसाब से विकसित होता है। अगर हम बड़े होकर किडनी को निकलवाएं तो हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। अब धीरू धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरू जब 2 से 2.5 साल का हो जाता है तो मतलब ये रोने लगता है कि मेरे शरीर को काट दिया, मेरे आंखों को निकाल दिया, मेरी दांतों को निकाल दिया, मेरे पेट से मेरी आंतों को निकाल दिया, मेरी माँ मेरे इधर से भी कुछ निकाला था, मेरे इधर से भी कुछ निकाला था, देखो मुझे यहाँ से काट दिया। और वो किडनी का जो निशान बना हुआ था, जो ऐसा लग रहा था कि पेट सिला हुआ है, धीरू उसे ही बार बार अपनी माँ के सामने रख दिया करता, बहुत रोया करता। कहता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा बहुत भरा पूरा परिवार है और मेरे एक लड़का है। माँ, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। और यहाँ पर वो मुंबई कहने लगता है कि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैंने मुंबई में अपना बिजनेस खड़ा किया, मैं एक नामी गामी इंसान हूँ। अब यहाँ पर घर वाले और भी हैरान, बचपन से ही बहुत सारी समस्याएं थी और अब ये लड़का और नई बातें करने लगा है। अब इसके बाद ये धीरू धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो और भी सारी चीजें रखता है। कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में जाता हूँ और मेरे घर वालों ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया जिसके मैं विरुद्ध था, मैं उन सभी को देखा करता था। दोस्तों, ये बच्चा 4 से 4.5 साल की उम्र में अब बहुत कुछ कहने लगा था। कहता है कि मुझे मुंबई जाकर अपनी पत्नी से कई सवाल करने हैं, मुझे अपने बेटे से भी बहुत सारी बातें करनी है। मैंने इतना कमाया, इतना जोड़कर धन इकट्ठा किया, उसका मुझे क्या मिला? मेरे बच्चों ने मेरे अंग दान कर दिए। अब अंग दान करने वाली जो बात इसने कही थी वो बात भी बहुत हैरान करने वाली थी। आपको 30 साल से भी और करीबन 7 साल पीछे जाना होगा, यानी 37 साल पर, मतलब आज से 37 साल पहले उसकी मृत्यु हुई थी और 7 साल बाद उसका पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ पर यही सब कुछ ये कहता है कि उस पत्नी से मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं, जिन चीजों का मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो, बात तो जायज होती है जब एक आत्मा कमाती है, बहुत कुछ इकट्ठा करती है, लेकिन उसके शरीर का फैसला अब कुछ और लोग कर लेते हैं। अब घर वालों को सारी बातें समझ में आ चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें लेकर कहाँ जाएं, मुंबई तो बहुत बड़ा है, एक बार जब गए थे जब तुम पैदा हुए थे, जबकि यादें तो तुम्हें नहीं रही होंगी। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है, जिसका नाम धीरू होता है, कि तुम मेरे साथ एक बार मुंबई चलो तो सही, मैं जरूर अपने घर को ढूंढ लूंगा। ये अपने परिवार के साथ दोस्तों मुंबई जाता है। 4.5 साल की उम्र में थी, इतना बड़ा शहर मुंबई, और ये वहां पर जाकर जहां इसके कपड़ों का व्यापार था, ये अपनी उस कंपनी पर चला जाता है। दोस्तों, इसी के नाम से अशोक
खादी भंडार के नाम से, मतलब इसका जो वहां पर काम था वो प्रसिद्ध था, यानी इसका पिछले जन्म का नाम अशोक होता है। वहां पर पहुंचता है तो जाते ही ये अपने बेटे को देखकर मुस्कुराता है और फिर गुस्सा हो जाता है। यानी 5वीं साल में चल रहा था धीरू, और जाकर कहता है अपने कमर पर हाथ रखते हुए, कहता है कि तू बहुत बड़ा हो गया, तुमने मेरे साथ क्या सही किया था। अब यहाँ पर बेटा देखते ही कहता है कि हाँ जी, आपको क्या चाहिए। बहुत बड़ी दुकान थी, गोदाम जैसा कुछ लग रहा था। तो वो कहते हैं कि भैया हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इस बच्चे ने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। ये कहता है कि अशोक खादी भंडार मेरा ब्रांड है या मेरा है। दोस्तों उस वक्त में इसका नामी गामी ब्रांड था। बड़े बड़े यहाँ पर एक्टर्स या बड़े बड़े नेता इसको पहना करते थे, जो इसका नाम है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लड़का उस व्यक्ति से गुथने लगता है जो इसके पिछले जन्म का बेटा होता है। कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, मैंने कितना रोकने की कोशिश की कि मेरे शरीर को दान मत करो। तो इस लड़के जो कपड़ों की गही बना रहा था, खादी थे बिल्कुल, वो एकदम से हैरान हो जाता है। वनकी तुम्हारा बच्चा क्या बात कर रहा है। तो वो कहते हैं कि बेटा हम तो यहाँ से है भी नहीं, हम तो रामगाड़ा से हैं, जो लखनऊ के पास पड़ता है। हम बहुत दूर का सफर तय करके आए हैं, इसने हमें जीने नहीं दिया, और ये देखो फिर पेट उघाड़ कर देखो, मैं अब तक उन चीजों का भुगतान कर रहा हूं। दूसरे जन्म में भी मेरे पेट पर निशान है। तुम तो अच्छे और महान मूर्त बन चुके, लेकिन मेरा तो सब कुछ छूट गया। तुम्हें शर्म नहीं आई, मैं तुम्हारा पिता हूं, और तुमने मेरे साथ ऐसा करने की भी कैसे सोची। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूं, उस माँ को बताना चाहता हूं कि तुमने मेरे साथ गलत किया। तुम लोगों ने वाकई में ही गलत किया। मेरे कोमा में 4 साल जाने के बाद ही तुम लोग इतना झिक जाते हो कि तुमने मेरे शरीर के अंगों को दान कर दिया। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा। अब यहाँ पर वो लड़का पसीनों में तरबदर हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये माँ बाप बताते हैं कि हमारा जो बेटा है धीरू, वो खुद हमें यहाँ पर लेकर आया है, हमने कभी मुंबई को ज्यादा देखा भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो धीरू के पिछले जन्म का बेटा होता है, जो दुकान पर काम कर रहा था, वो कांपने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर धीरू कहता है कि मैं अशोक हूं, और तुम्हें पता है हम कौन से गांव के रहने वाले हैं। हम भाट गांव के रहने वाले हैं। मैंने मुंबई में आकर बिजनेस खड़ा किया। मेरी पत्नी ऐसी है, तुम ऐसे हो। मैंने एक ही बेटे को जन्म दिया। दोस्तों यहाँ से पूरी जानकारी बताता है। काम करने वाले वर्करों से कहता है कि और सब ठीक, मेरे बाद ये तुम्हें तनख्वाह अच्छे से देता है। अब एक बाप बेटे थे, थोड़ी देर बहस करता है, उसके बाद ये थोड़ा सा पिघल जाता है और कहता है कि क्या संस्कार दिए थे, क्या पिता के पैर नहीं छुओगे। बताओ जी, 5 साल का लड़का कह रहा है कि पिता के पैर नहीं छुओगे। अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा उम्र का, करीबन ऐसी उम्र होगी 30 से 32 साल, वो उसके पैर छूता है। कहता है कि चलो घर, तुम चल रहे हो कि अब मैं ही जाऊं तुम्हारी माँ से, मुझे बात करनी है। इसके बाद ये सभी लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद ये जो यहाँ पर धीरू होता है, दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे की जब डोरबेल बजाई जाती है तो मुंबई में इसका एक अच्छा खासा घर था, बहुत सुंदर घर था। देखो एक कोठी बराबर घर बना हुआ था। तो दरवाजा एक नौकरानी खोलती है। नौकरानी खोलने के बाद तो यहाँ पर 5 साल के बच्चे को देखकर वो कहते हैं कि हाँ जी, किससे मिलना है आपको। माँ बाप थोड़े से पीछे रह जाते हैं, बेटा भी। तो पीछे से यहाँ पर जो इसके पिछले जन्म का बेटा है वो कहता है कि तुम एक साइड हट जाओ और गेट खोल दो, माँ को बुलाओ। माँ आती है, एक अच्छी रेशम की साड़ी, क्योंकि पति का खादी भंडार था, और सोफे वोफे, पुराने जमाने का फर्नीचर, बहुत अच्छा घर, बहुत ही अच्छा पैसा, शान और शौकत। ये माँ बाप देखकर हैरान रह जाते हैं कि भाई ये तो सच में ही मरने के बाद तो सभी को दुख होगा। इतनी सारी संपत्ति, इतना सारा सोना चांदी, ये सब कुछ। पत्नी विधवा होने के साथ साथ भी सोने पहनने का बहुत शौक रखती थी, सोना पहना हुआ था, और चेहरे पर एक सिकन नहीं होती है पति जाने की। अब यहाँ पर क्योंकि वो पहले से ही ऐसी महिला रही थी, अब यहाँ पर वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तो ये देखकर वो महिला कहती है कि कौन भिखमंगे, बेटा तुम कौन को लेकर आए हो, ये हमारे घर में क्या कहीं मैच करते हैं। तो यहाँ पर ये धीरज होता है, जो धीरू होता है, वो कहता है कि अरे वाह, तुमने तो अपना स्टेटस ही बदल लिया, तुम तो काफी बदल चुकी हो। और तुम अमरवती, तुमने तो अपने आप को काफी मेंटेन कर रखा हुआ है। 5 साल का बच्चा इस तरह से बोलता है, जबकि गांव में इस भाषा का पहले कोई यूज नहीं करता था। वो कहती है कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो। वो लड़का छुम खड़ा रहता है। वो कहता है कि माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि आप ज्यादा जल्दी कर रही हो पिता के मामले में। अब देख लो, पिताजी वापस आ गए हैं। ये बात सुनकर अमरवती कहती है कि हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। धीरू अपने सोफे से खड़ा होकर कहता है कि क्या समझती हो अपने आप को, बहुत ज्यादा फैसले लेने वाली बन चुकी हो। बेटा अगर काम का हो गया तो पति को क्या तुम ऐसे दफा कर दोगी।
मुझे बहुत गुस्सा है और मुझे सवाल चाहिए, मुझे जवाब चाहिए उन बातों का, उन सवालों का जो तुमने मेरे साथ किया। तुमने मेरे शरीर को दान क्यों दिया जब मैं नहीं चाहता था? तुम 4 साल, तुमने मेरा बस 4 साल इंतजार किया, तुमने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, अब यहाँ पर जो रामगढ़ा से इसके जो माँ बाप होते हैं धीरू के, वो कहते हैं कि भाई ठहरो, बताओ तो सही हुआ क्या है। यहाँ पर जो अमरबती है वो भी कहती है कि मैं नहीं मानती, तुम मेरे पति हैं। तो अब यहाँ पर 4.5 साल का जो धीरू होता है वो सच्चाई सबके सामने रखता है। वो कहता है कि तू क्यों नहीं मानेगी, तेरी छाया भी मानेगी कि मैं तेरा पति हूँ, एक अच्छी रुतबे से मैं मानो इसके अंदर कि जैसे अशोक की आत्मा आ चुकी हो। अब यहाँ पर धीरू सच्चाई बताता है। धीरू कहता है कि लखनऊ के पास एक गांव है भाट गांव, जिसमें मेरा जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद मैं पढ़ाई में बहुत रुचि रखता हूँ, रुचि मेरी बहुत ज्यादा पढ़ाई में होती है। तो उसके बाद जब मैं बड़ा होता हूँ तो मुझे सब लोग चंदू कहकर बुलाते हैं। ये नाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, हालांकि मेरा नाम चंदन होता है। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं करीबन 14 साल की उम्र में अपने गांव से भागकर मुंबई आ जाता हूँ अपनी जिंदगी को बनाने के लिए। यहाँ पर आकर जो धीरू था ये सच्चाई सभी के सामने रखता है। यहाँ पर आकर मैं कई दिन तक तो भूखा प्यासा रहता हूँ। मैंने होटलों में बर्तन साफ किए थे, मैंने बहुत जगह काम किया था। कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद फिर मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ। उस कपड़े की दुकान पर मैं काम करते करते तजुर्बेगार बनता हूँ, बहुत सारी चीजों का पता चलता है। धीरे धीरे मैं इस धंधे में अपना हाथ डालता हूँ। मेरा खादी का काम इतना बढ़ता है और यहाँ पर आकर मैं अपने एक नए नाम के साथ शुरुआत करता हूँ, क्योंकि गाँव में जब लोग मुझसे चंदू कहा करते तो मुझे गोली सी लगा करती, मतलब ये नाम मुझे बहुत बुरा लगता। तो इसी के साथ जो यहाँ पर चंदू होता है वो मुंबई आकर अपना नाम अशोक रख लेता है और अशोक नाम से ये बताता है जो धीरू होता है, इसी नाम से मैं अपनी दुकान का उद्घाटन करता हूँ। छोटी सी दुकान होती है, दुकान से 2 दुकान होती है और 2 दुकानों से मेरा गोदाम बनता है। मेरा नाम अब फिल्म इंडस्ट्री में चलने लगा था। मेरे नाम के कपड़े बड़े बड़े नेता पहना करते थे। मेरे पास पैसा दिन पर दिन बढ़ता जाता है। उसी वक्त मुझे इस अमरबती से प्रेम होता है, हम दोनों का प्रेम विवाह होता है। मैं इससे शादी करता हूँ। शादी करने के बाद हमारा काम और भी जोर शोर से चलता है। उसके बाद मुझे ये बेटा होता है। बेटा होने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, यानी जब मेरा बेटा करीबन ग्रेजुएशन कर लेता है, यानी इतनी उम्र में इसका एक्सीडेंट होता है। मेरा इतना भीषण एक्सीडेंट होता है, ये अपने रामगढ़ा के माँ बाप जो इस जन्म के होते हैं उन्हें सारी बातें बताता है। जब मेरा एक्सीडेंट होता है तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ। मुझे सबकी बातें सुनाई देती हैं, लेकिन मेरा किसी से ना ही तो मुझसे बोलता है और ना ही मैं किसी से कुछ कह सकता था। केवल आंखों से आंसू और आंखों से मैं इन लोगों को देखता रहा। मेरी जो पत्नी है, जो आज ये इस घर की शान और शौकत की मालकिन बनी हुई है, जिसके पास इतनी संपत्ति है, इसने मेरा एक दिन भी ख्याल नहीं रखा। ये हॉस्पिटल में मुझे अकेला छोड़कर घर पर रहती है अपने बेटे के साथ। ये बेटा कभी कभार मुझे देखने के लिए जाता है और वहां पर ये पैसे फेंक कर मेरा काम कराते हैं। नर्स मेरे साथ बदसलूकी करती हैं, क्योंकि मुझे सबका एहसास था, सबके बारे में मालूम था। 4 साल तक मुझे कोमा में पड़े हो जाते हैं। मेरा बेटा कभी कभार मुझे आकर बताया करता था कि बाबा मैंने आपकी दुकान को संभाल लिया है। उसके बाद मेरी पत्नी रेशम की साड़ी में लिपटी हुई और मेरे शरीर का अंग दान कर देती है। ये घर वालों की मर्जी होती है और शायद मैं उस वक्त भारत का 3रा या 4था व्यक्ति रहा हूंगा जिसने अपने शरीर के ऑर्गन्स, यानी अपने शरीर के जो अंदर के सामान होते हैं वो दान किए होंगे, क्योंकि मैं एक कोमा में था। लेकिन मुझे 4 ही साल होते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन फिर मुझे जबरदस्ती मृत्यु की नींद सुला दिया जाता है और मेरी पत्नी रोती है, मेरा बेटा भी रोता है, वो उन्हीं के सामने कहता है। लेकिन क्या माँ बाप इन्होंने मेरे साथ सही किया? दोस्तों, यहाँ पर जो अमरबती होती है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहती है कि तुम्हें ही तो मेरी रेशम की साड़ी दिख रही थी, लेकिन तुम्हें नहीं पता मैंने तुमसे कितना प्यार किया और मुझे कितनी तकलीफ हुई। मैंने जब तुम्हें हॉस्पिटल में जाकर देखा तो तुम्हारी कमर में घाव हो चुके थे 4 सालों में, और मैं क्या करती थी, तुम्हारा वजन घटकर बिल्कुल 3रे हिस्से का बच चुका था। मैं तुम्हें कब तक रखती? मेरी मजबूरी को समझो। हम नीचे गिरते जा रहे थे। जितने भी कमाई के सोर्स थे, जितना भी हमारे पास पैसा आता है, वो हम तुम्हारे इस कोमा भरी बीमारी में लगाते थे कि किसी तरह से तुम ठीक हो जाओ। तभी मैंने वो फैसला लिया था एक बेटे के लिए। तो यहाँ पर जो धीरू होता है वो कहता है कि तभी तो मौज ले रही हो। दोस्तों, यहाँ पर इसकी पत्नी पैरों में आकर गिर जाती है, कहती है कि पक्का तुम यहाँ पर अशोक ही हो।
लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं जी नहीं पाऊंगी अगर जमाने को ये बातें पता चलेंगी। क्या कहेगा जमाना? मैंने अपने पति को जानबूझकर इस दुनिया से दूर भेज दिया। देखो, ना ही तो मेरे करेक्टर में कोई कमी है, केवल उस वक्त जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? 5 साल के चरणों में एक महिला बैठी हुई थी जो उसके पिछले जन्म की पत्नी होती है। उसका बेटा क्षमा मांगता है। दोस्तों, धीरू इनको यहीं पर क्षमा कर देता है, लेकिन इन दोनों परिवारों का रिश्ता बन जाता है। धीरू जो पिछले जन्म की पत्नी है वो इससे मिलने के लिए भी आती है और ज्यादातर धीरू मुंबई ही रहता है, क्योंकि उसका वो तजुर्बा और उसका वो ज्ञान उसके बेटे के काम आता है। उसके बाद दोस्तों, संपत्ति में से तो धीरू को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सब कुछ बेटे का होता है। जब इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, बेटे की शादी हो जाती है, तो धीरू अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। मुंबई में अपना एक अलग बिजनेस खड़ा करता है और मुंबई में आज एक अच्छी जिंदगी धीरू बिता रहा है। जब उन्होंने हमारे पुनर्जन्म की घटनाएं सुनी और यहाँ पर स्टीवेंसन जो होते हैं वो इनका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं और वो कई शोध करते हैं। कहा गया है जितनी भी आत्माएं होती हैं वो ज्यादातर अपने नाम के करीब या अपने नाम के करीब जन्म लेती हैं, रिश्तेदारों के करीब, अपनों के करीब जन्म लेती हैं। लेकिन बहुत आत्माएं देखी हैं हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर ले लेती हैं जन्म, देश से विदेश में जन्म ले लेती हैं। तो ये चीजें समझ से परे हैं। एक ऐसा पुनर्जन्म जिसकी शायद कोई सीमा ही ना हो, जिसके बारे में मैं क्या आप लोगों से कहूं। एक इतना अच्छा बिजनेस जमाया, अपने नाम को बदला जिस नाम से उसको जलन थी, चिढ़ थी, लेकिन वो भी भगवान ने छीन लिया। तो जितना उसने हमारे नसीब में लिखा है ना, इतना ही होगा। पुनर्जन्म आपका लिखा है, आपके दिल तड़पता हुआ यहाँ से गया है। आप सोचते हुए गए हो कि मैं यहीं पर था, मैं यहीं रहूंगा, मेरी संपत्ति, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, तो आपको वापस आना होगा। फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा। कल आपको इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। दोस्तों, आपको ये पुनर्जन्म की घटना कैसी लगी, जो काफी पुरानी तो है लेकिन आज भी चल रही है। आज भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ये धीरू होते हैं ये ज्यादा किसी को साझा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं भी बताना चाहता हूं कि ऐसा मेरे साथ हुआ था। आज भी मेरा बेटा बुजुर्ग हो चुका है लेकिन बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और दोस्तों, साक्ष्य के तौर पर आपको क्या बताऊं, यहाँ पर जो स्टीवेंसन होते हैं उनकी किताब में साफ लिखा था कि पेट कटकर सिल रहा था, यानी पेट पर टांकों के निशान होते हैं और एक किडनी जन्म से ही इसकी गायब होती है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि ऐसा केस पहला नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी किडनी नहीं आती, किसी का फेफड़ा नहीं आता, किसी का दिमाग ही विकसित नहीं होता, किसका शरीर अच्छे से विकसित नहीं होता। ये तो एक गर्व की बातें होती हैं। क्या ये तार पिछले जन्म से जुड़े हुए थे जो उसके अंग दान किए गए थे? आप हमें सोचकर समझकर इन बातों का जवाब देना। मैं तो मानती हूँ कि पिछले जन्म से ये तार जुड़े हुए थे, तभी उसके साथ ऐसा हुआ। अब आप लोगों से शाम के वक्त हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ और आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।